वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एन के मित्तल लॉ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आपके साथ जो बात करने वाले हैं वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है सर, इसका टैक्स कैसे लगता है और ये कितने टाइप के होते हैं, इन सब की बात हम आज करने वाले हैं। तो फटाफट से एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी से होगा, प्लीज़ हमारे सेशन को एक बार सब लोग फटाफट से जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रोविडेंट फंड के टाइप्स। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की बात करूँ तो इसके 4 टाइप हैं जो हम लोग एक एक करके समझेंगे। एक होता है एसपीएफ यानी कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक होता है आरपीएफ यानी कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है यूआरपीएफ यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है पब्लिक फंड यानी कि पीपीएफ। तो चलिए सबसे पहले इन सब के बारे में वन बाय वन करके सीखते हैं और जानते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फंड की बात करूँ जो कि होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा ये किस एक्ट के तहत आता है, क्योंकि पेपर में इसके से वन लाइनर का एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये किसके तहत है। ये जो फंड आता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत आता है। इसके अंतर्गत सभी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हों, यूनिवर्सिटी हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, ये सभी आते हैं, ये सब अपना अकाउंट इसमें ओपन करा सकते हैं। अब इसमें मैं अगर 4 पार्ट की बात करूं कि इसमें किस किस का अमाउंट एग्जाम्प्ट रहता है, किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले समझूं, सबसे पहले एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ले लेंगे। इसको हम 4 पार्ट पे डिवाइड कर लेते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद उसके मालिक यानी कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, उसके बाद में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना, और अगर आपको लास्ट में लमसम अमाउंट मिलता है, तो इन चारों में हमारी टैक्स की स्थिति क्या रहती है उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है इसका आपको डिडक्शन मिलता है किसका, 80C का। 80C का एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिल जाता है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से एग्जाम्प्ट रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा इसमें भी एग्जाम्प्ट रहेगा, और लमसम भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट बनता है, ठीक है ना। तो इसमें डिडक्शन मिल रहा है, इसमें बाकी सब पार्ट एग्जाम्प्ट जा रहे हैं। तो अब ये बहुत अच्छी तरह से आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। इसमें सभी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सब इसमें अपना अकाउंट्स प्रोविडेंट फंड के लिए ओपन कराते हैं। तो इसका बड़ा फ़ायदा है कि आपका जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो भी आपका एग्जाम्प्ट है, आपका कंट्रीब्यूशन के लिए आपको डिडक्शन मिल रही है 80C की, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपका क्या है, एग्जाम्प्ट है, और लमसम अमाउंट भी क्या है, आप लोगों का एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब चलिए दूसरी बात करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी आप लोगों का जो आता है, ये भी प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के तहत ही आता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें भी हम लोग वही काम करते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करा था। इसके भी 4 पार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको इसमें टैक्स लायबिलिटी समझनी होगी ना। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, जो भी पीएफ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया, और लमसम अमाउंट। तो यहाँ पे भी आपको एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन मिलता है 80C का, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 80C का डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे इस बात को आपको समझना होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है अप टू 40%, ठीक है ना।
40% बोल रहा हूँ, सॉरी 12% ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी। अगर सैलरी के 12% से ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप लोगों का इस पर टैक्स की लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पीएफ भी 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है ना। नाइन पॉइंट 5% पर एनम, इतना ही एग्जाम्प्ट है। और लमसम पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है, जो लास्ट में अमाउंट मिलेगा वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ओके। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की अगर मैं एक्सेप्ट की बात करता हूँ, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होते हैं, ये जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होते हैं ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के द्वारा इस्टेब्लिश होते हैं, ये अप्रूव नहीं होते हैं बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कमिश्नर की द्वारा अप्रूव नहीं होते हैं, इनको अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अगर आप इसमें बात करेंगे एम्प्लॉयर का क्या रहेगा या एम्प्लॉय का क्या रहेगा, तो उसको बार समझ लेते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट ऑन पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, और लमसम अमाउंट, जो आप लमसम मतलब जो लास्ट में आप अमाउंट रिसीव करेंगे। तो एक बात इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें क्या रहता है, इसमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, नो डिडक्शन, ठीक है ना। मैं ऐसे रेड कलर से लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को और अच्छा सा दिखे, यानी कि ये आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा अपने कंट्रीब्यूशन पे। अनरिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव नहीं है, नो डिडक्शन, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 18 के तहत कोई भी डिडक्शन नहीं है। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ये टैक्सेबल नहीं होता। अब देखो नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या होता है, हम इसे इनकम ही नहीं मानते कि आपकी एक इनकम ही है, हम इसे लेते ही नहीं है, ये आपकी इनकम है, हम मानते ही नहीं है। इंटरेस्ट भी जो मिलती है वो भी नॉट टैक्सेबल होती है, हम वो भी नहीं मानते। अब लमसम अमाउंट को आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले सर कैसे कैसे, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। अब एक बात ये बताइए, जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था तो क्या आपने उसको शुरुआत में टैक्सेबल लिया था? नहीं लिया सर, उसको तो हमने इनकम ही नहीं माना था, नॉन टैक्सेबल था, यानी कि वो आपकी इनकम ही नहीं है, तो एग्जेम्पशन या डिडक्शन का मतलब ही नहीं है, हमने ये माना था। तो अब यहाँ पे ये बन जाएगा टैक्सेबल, यानी कि ये आपको ये वाला कंट्रीब्यूशन का पार्ट जो होगा देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है ना। जो इंटरेस्ट होता है मेरे भाई वो भी नॉन टैक्सेबल लिया था ना, तो अब टैक्स दो, अब टैक्स दो, ठीक है ना, अब टैक्स दो। लेकिन 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 अब जो एम्प्लॉय का था, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन था, आपने उसमें कोई रिडक्शन नहीं दिया था, मतलब आप उस पर टैक्स दे चुके हो, अपने वाले पे आप टैक्स दे चुके होंगे, बताओ हाँ या ना। हाँ सर, अपने वाले पे हम टैक्स दे चुके होंगे। तो अगर आप अपने वाले पे टैक्स दे चुके हो तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा मेरे भाई, है ना, क्योंकि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिला था, मतलब आप यहाँ पे टैक्स दे चुके होंगे, तो उस पर फिर से टैक्स नहीं आएगा। मतलब अब की बार जो इसका टैक्सेबल का पार्ट बनता है वो केवल ये दोनों बनते हैं, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट ऑन पीएफ। ये वाला पार्ट आपका टैक्सेबल हो जाता है, और जो आपका वाला पार्ट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, आप उसके लिए एग्जेम्पशन ले सकते हो, ठीक है। तो इसको इस तरह से बांटा जाता है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं पीएफ की, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड वगैरह ये आते हैं आप लोगों के पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट में, ठीक है ना। ये किस में आता है? पब्लिक, देखो उसका एक्ट था 1925, इसका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968, ठीक है ना, 1968 है। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन
इंटरेस्ट ऑन पीएफ और लम सम अमाउंट रिसीव, उसकी बात करता हूँ। अब आप सबसे पहले इसको समझ लेना। देखो, इसमें आप कोई काम ही कर सकते हैं, इसमें आप डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन किसकी? अंडर सेक्शन 80C की, ये आपको मिल जाएगी डिडक्शन। ठीक है। पीएफ में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। ये वाला पार्ट इसमें नहीं बनता, नॉट एप्लीकेबल। ये वाला पार्ट एग्जेम्प्ट होगा और ये वाला पार्ट भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। आपने सुना होगा मेरी सैलरी में से कुछ अमाउंट मेरा पीएफ में कट गया, आपने सुना है? हाँ है ना। तो आप लोग एक बात बताओ, एम्प्लॉयर इसमें कोई पैसा दे रहा है? आपने ये बोला मेरी सैलरी में से कट गया, भाई आपकी कमाई थी ना, कट गई। हाँ सर, तो कमाई तो आपकी थी, तो इसमें एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसमें केवल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से डिडक्शन मिल जाती है और इंटरेस्ट और लमसम अमाउंट पे वो एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप सो आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ चुकी होंगी, इसकी ट्रीटमेंट समझ में आ चुकी होगी। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक का बटन प्रेस करके हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हम लोगों के लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।